बड़ी संख्या में जो छात्र हैं जिन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा दी थी, 2018 में एसएससी एमटीएस की परीक्षा निकली थी। हालांकि अब मुझसे संपर्क ना करें, मैंने नौकरी सीरीज़ के कवरेज बिल्कुल बंद कर दिया है क्योंकि संसाधन नहीं है और काम करते करते मेरी हालत ख़राब है। लेकिन फिर भी एक युवक ने ऐसा पत्र लिखा कि मैं पढ़ रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी वैसा ही पत्र मुझे लिखने लगें। चूँकि नए भारत का उदय हो चुका है, प्रेस समाप्त हो गया। 6 साल से मैं चिल्लाता चीखता रहा कि आपके देश के सामने मीडिया समाप्त किया जा रहा है, आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। अब जब समाप्त हो गया है तो कम से कम इतना स्वाभिमान होना चाहिए कि अब आप प्रेस रिपोर्टर को अपनी समस्या के लिए संपर्क ना करें, क्योंकि जिसकी तबाही, जिसकी समाप्ति आप अपने घर में बैठे बैठे देख रहे थे, उसी से क्यों मदद मांग रहे हैं जो वो समाप्त हो चुका है। तो बहरहाल एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा 2018 में जिसका विज्ञापन निकला था, 2019 में परीक्षा होती है और 9 महीने तक रिजल्ट नहीं आया। अब हजारों की संख्या में लोग मुझे पकड़ लेते हैं कि आप बोलिए। इसमें एक कानपुर से एक छात्र की चिट्ठी आई मेरे पास, मैंने नाम हटा दिया है। अब वो चिट्ठी मैं पढ़ना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस समाज को बनाया है, जिस मीडिया समाज को रचा है, उसकी तबाही आपके बच्चे किस तरह से भुगत रहे हैं। तो ये चिट्ठी पढ़िए जो कानपुर के एक लड़के ने मुझे लिखी है, और सुनिएगा। वो लड़का लिख रहा है कि सर, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। हम लोग संख्या में कम हैं। हम लोगों की उम्र के बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, गाय, गोबर के नाम पर कोई सुनने वाला भी नहीं है। हम लोग असहाय फील कर रहे हैं। आज के दौर में सर, जनता के मन में उन्माद भर दिया जा रहा है। सर, मैं यूपी बोर्ड 2010 हाई स्कूल किया हूं। 80.5% अंक आए हैं। 2012 में 83.6% आए हैं। 2015 में कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी 60% से किया। सर, 5 साल से सिस्टम का शिकार हो चुका हूं। प्लीज सर, एक बार एसएससी रिजल्ट्स का मुद्दा उठा दें। इस सरकार में पढ़ाई करने वालों की कोई नहीं सुनता है। मीडिया विकास दुबे को सुनता है, मीडिया रिया चक्रवर्ती को सुनता है। सर, मेरे घर में 15 जून से टीवी बंद कर दिया गया है। शाबाश, ये बहुत जरूरी, बहुत अच्छा काम किया है। सर, आप प्लीज एक बार साथ दे दीजिए। सर, सारा सिस्टम बिक चुका है। सर, 9 महीने हो गए हैं एसएससी एमटीएस एंड सीजीएल का एग्जाम दिए हुए। टीयर 2 टीयर 3 का रिजल्ट नहीं आया है। सर, देश की जवानी को खत्म किया जा रहा है। आज जवानी लाचार हो चुकी है और रो रही है। ये हाल है आपके बच्चों का। लाखों की संख्या में जिन बच्चों ने रेलवे की परीक्षा दी थी, लोको पायलट की, वो अभी तक पूरी बहाली नहीं हुई है। सोचिए, वो रोज सुबह उठकर रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं, मगर मीडिया ऐसे लोगों को गायब कर देता है। रवीश रंजन बता रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र ऑनलाइन परीक्षा के चलते किस किस तरह से परेशान हैं। आज से हमारे ऑनर्स कोर्सेज के पेपर शुरू हुए और हमने जो है हमारी आंसर शीट जब अपलोड करनी स्टार्ट की, 3:30 बजे तक का टाइम था। 3 बजे से हमने जब अपलोड करना स्टार्ट किया तो अपलोड नहीं हो रहा था। मैंने खुद 3 जगह से 2 फोन और 1 लैपटॉप से अपलोड करने की कोशिश की, अपलोड नहीं हो रहा था। अंत में मेरे आंसर्स अपलोड हो गए, उसके बाद फिर से साइट क्रैश हो गई। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑनलाइन परीक्षा के अनुभव हैं। मेल का अभी तक भी जो है कोई एक्सेप्टेंस रिस्पांस नहीं आया है। ये हाल जब राजधानी का है तो कश्मीर से लेकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्र कैसे ऑनलाइन परीक्षा दे रहे होंगे। छात्रों को 3 घंटे पेपर हल करने और 1 घंटे सबमिट करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन अगर वेबसाइट ही क्रैश हो जाए तो छात्र पेपर सबमिट कैसे करें। वेबसाइट क्रैश हो गया और ईमेल आईडी पर जो हम लोगों ने आंसर शीट सेंड किया, वो भी अलग अलग क्वेश्चन के जवाब अलग अलग ईमेल आईडी द्वारा सेंड किया गया। और फिर इस तरह की समस्या हमको जो हुई, आगे ऐसा नहीं लगता कि अब फिर हम अगला पेपर दे पाएंगे। जैसे ही मैंने अपलोड करने की कोशिश करी, साइट क्रैश हो गई। गेटवे 1040 समथिंग, ऑल दिस केप्ट पॉपिंग अप एंड जितनी एंजाइटी मुझे कल हुई, आई डोंट थिंक उससे पहले मुझे कभी इतनी ज़्यादा एंजाइटी हुई है। ये सब
चक्कर में मुझे सही में ऐसा महसूस हो रहा था कि आज मेरा एग्ज़ाम सबमिट नहीं होगा, और उससे जो एंजाइटी मुझे हुई उसका कोई हिसाब नहीं है। फिर भी किसी तरह मैंने नोडल ऑफिसर्स को अपना ईमेल भेजा, अपने कॉलेज को अपना ईमेल भेजा। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा में आ रही समस्या के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है। साथ ही ये भी विकल्प दिया है कि ऑनलाइन पेपर सबमिट न होने पर वो मेल भी कर सकते हैं। नोडल अफसर भी मानते हैं कि समस्या बनी हुई है। मेन प्रॉब्लम जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर ही सेक्शन है, संजीव को है वो देख रहे हैं। कई छात्रों ने पेपर विश्वविद्यालय को मेल किया था, लेकिन 2 दिन बाद पेपर सबमिट न होने के मेल भेजे जा रहे हैं। हमने इस बाबत दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करने की कोशिश की। ऑनलाइन परीक्षा के बारे में आ रही तकनीकी परेशानियों के लिए हमने कई बार दिल्ली विश्वविद्यालय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हजारों छात्रों को आ रही इस समस्या के ऊपर दिल्ली विश्वविद्यालय ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। खुद दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक मानते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा के वक्त वेबसाइट क्रैश होने और पेपर सबमिट न होने की तमाम शिकायतें उनके पास आ रही हैं। विद्यालय में पिछले 2 दिन से जो ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम चल रहा है, उसमें जो अफरा तफरी का माहौल है और छात्र जो त्राहिमाम कर रहे हैं, उससे हमारे पिछले 100 सालों में परीक्षा व्यवस्था की जो विश्वसनीयता विकसित हुई थी वो बिल्कुल दांव पर लग गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कराए जा रहे ऑनलाइन ओबीई को लेकर के स्टूडेंट्स की एंजाइटी, उनकी उत्तर पुस्तिका जमा समय पे हो गई है या नहीं लेकर के बढ़ गई है। इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेजों को उनकी इस बात का समाधान जरूर करना चाहिए, और साथ ही साथ गलत प्रश्न पत्र मिलने की भी घटनाएं कुछ सामने आई हैं। इस पे भी संज्ञान लेकर के उन स्टूडेंट्स की मदद करना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा पहली बार 2 लाख से ज्यादा छात्र दे रहे हैं। इनमें दिल्ली से लेकर कश्मीर तक के छात्र शामिल हैं। देश में डिजिटल असमानता के चलते छात्रों को परीक्षा देने से लेकर रिजल्ट तक में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। क्या आपको अंदाजा है कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र इस ऑनलाइन शिक्षा के दौर में स्मार्टफोन के बिना कैसे अपनी जिंदगी और पढ़ाई कर रहे हैं? सहारनपुर से सोनभद्र तक कोरोना ने यूपी के बच्चों से भारी कीमत वसूली है। 4 महीने से स्कूल बंद हैं। बड़े निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई ई माध्यम से शुरू हो गई है। यूपी सरकार भी छात्रों को पढ़ने की सामग्री मुहैया करा रही है, लेकिन गरीब घरों के लाखों बच्चों के लिए स्मार्टफोन या 4G इंटरनेट अभी भी एक सपना है। सोच रहे हैं सर, पढ़ाएंगे। जो बच्चों का भविष्य बने, क्या सोच रहे हैं? बच्चे पढ़ेंगे सर, जब भी तो आगे बढ़ेंगे। आपने क्या सोचा है? सोच रहे हैं, हमारे पास सर पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए हम मजबूर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 42 साल के मोहम्मद इलियास एक मिस्त्री हैं जो महामारी से पहले 10,000 रुपए महीने कमा लेते थे। अब वो अपने 12 साल के बेटे मोहम्मद चांद के साथ समोसे की दुकान चलाते हैं। अब कमाई घटकर महीने में 3,000 रुपए ही रह गई है। पहले उनका बेटा उर्दू माध्यम स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब 4 महीने से बेटे का समय पिता की मदद में गुजरता है। अभी तो फिलहाल मैं यही दुकान पे रहता हूँ, थोड़ा बहुत काम कर देता है। क्या मदद करते, क्या क्या काम करते हैं? मतलब पानी पुनी भर देता, सामान दे देता, दूसरे बाजार से सामान ला देता हूँ। हाँ, पढ़ाई लिखाई आगे सोच रहे करेंगे, पर पैसा वैसा नहीं, इसके लिए क्या करेंगे आगे, पढ़ाई पैसा नहीं है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में देश के बच्चों की सबसे बड़ी आबादी है। महामारी की वजह से यहां शिक्षा के आंकड़े और बुरे होने वाले हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी के 2 लाख से ज्यादा स्कूलों में 60% सरकारी हैं, लेकिन ज्यादा बच्चे निजी स्कूलों में हैं।
यूपी में 31 बच्चों पर एक शिक्षक है, महाराष्ट्र में 22 बच्चों पर। यूपी में 5वीं के बाद 21.67% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तमिलनाडु में यह दर 1.37% है। घूम फिर कर देखेंगे कि मुझ में कोई दोष है या नहीं। जब महामारी से राहत मिलेगी और स्कूल फिर खुलेंगे तो ये बच्चे कैसे छूटी हुई पढ़ाई पूरी करेंगे। सोनभद्र के विंधमगंज शहर में किताबों में डूबे रहने वाली 11 साल की सुप्रिया गुप्ता अब रेलवे स्टेशन के बाहर अपने पिता के छोटे से ढाबे में ग्राहकों को खाना खिलाने में मदद करती हैं। बीते 4 महीने उनके लिए बहुत भारी रहे हैं। वो एक निजी स्कूल में 5वीं की छात्रा हैं और पिता अजय गुप्ता की कमाई काफी कम रह गई है। दुकान पे हम अपने सारे काम कर रहे हैं, समोसा कर रहे हैं, जो भी गांव का उनको सामान दे देते हैं, जो कुछ मांगता उसको दे देते हैं। अब लेबर नहीं है और अब तो गाड़ी भी नहीं चलती, इसलिए पापा लेबर को हटा दी क्योंकि खाने का पूंजी नहीं तो उन लोग को कैसे दे सकते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ पर अब स्कूल ही नहीं खुला तो हम कैसे बन सकते हैं और नेटवर्क ही नहीं चल पा रहा है, इसीलिए छोटे छोटे शहर में नहीं चल पा रहा है और जो बड़े बड़े शहर में उसमें तो चल भी रहा होगा। ये तो मुझे खुद पता नहीं अब मैं कैसे डॉक्टर बनूंगी। अब मुझे अपने ही साइंस से सब करना पड़ेगा। पहले बीच में हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, स्कूल बंद हुआ, भाई कोविड-19 की वजह से कोई कहीं जाएगा स्कूल में नहीं, और दूसरी तरफ की ऑनलाइन पढ़ाई होगा कैसे जब यहाँ नेटवर्क बढ़िया से बात नहीं हो पाता है, बढ़िया से कोई नेटवर्क का व्यवस्था नहीं है। नेट एकदम मालूम पड़ता है कि हम लोग 4G का पैसा देते हैं और 2G भी हम लोग को नहीं मिल पाती है। बहुत स्थिति खराब है। बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे, किसी को टीचर को बुला के पढ़ाना नहीं है घर में, आखिर वो पढ़ने जाएंगे कहाँ। कोविड-19 महामारी से पहले भी उत्तर प्रदेश में जो स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दरें थीं वो काफ़ी ज़्यादा थीं और अब जिस तरह के हालात बने हैं उससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में जो यूपी की शिक्षा व्यवस्था है उस पर काफ़ी दबाव पड़ने वाला है। सहारनपुर से अशोक कश्यप और सोनभद्र से प्रभात कुमार के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।